वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो हम सभी जो आईटी जैन के 2025 के जो टॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने आईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस जो है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सब हम आज के सेशन में बातचीत करेंगे। क्योंकि जो बच्चे उस रास्ते से गुजरते हैं, उस चीज़ों को महसूस करते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो उन बातों को आपके सामने रखते हैं जिन्होंने वो काम हासिल किया है और उनसे जब आप बातचीत करते हो तो एक ऑथेंटिक बात होती है ना। ऐसे तो ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर जो उस चीज़ को किया हुआ हो, अगर वो उस चीज़ के बारे में बताता है बच्चों, तो ये 100% प्योरिटी के साथ होती है। तो आज मैं आप सभी के सामने अपने आईटी जैम के जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस बार, उनसे मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं और उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं रामकृष्ण, जो आईटी जैम में रैंक 10 आया था इनका। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, है ना। तो और हमारे साथ है आया, जिन्होंने आईटी जैम में 14th रैंक हासिल किया है। बहुत बढ़िया। तो मैं पहले रामकृष्ण से बातचीत करूंगा। तो पहले रामकृष्ण जी, आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई करी? मेरा नाम रामकृष्ण सासमल है और मैं नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन से मेरा BSc कोर्स किया हूँ। और मैं पश्चिम मेदिनीपुर से हूँ और आईटी जैम 2025 केमिस्ट्री में मेरा रैंक 10th है। मेरा नाम ऑयन घोड़ा है और मैं रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज नरेंद्रपुर से हम अपना BSc डिग्री कर चुका हूँ। और मैं आपका ध्रुव एकेडमी का ऑर्गेनिक बैच है उसमें पढ़ा था और मेरा आईटी जैम 2K25 इसमें 14 रैंक आया है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो हमारे साथ टॉप रैंक 10th और 14th रैंक के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कुछ बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है। तो जैसे बच्चों, जब आपको पता चला कि आपकी रैंक 10th है, 14th है, तो सबसे पहले कैसा फील हुआ आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हुआ। और जब मम्मी पापा को मैं इस खुशखबर बताया तो मम्मी पापा भी बहुत खुश है और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत खुश है। सबसे पहले रिलेटिव्स तो खुश करना जरूरी। हाँ, रिलेटिव्स, मम्मी पापा और जो मेरे टीचर्स है वो भी बहुत खुश है। तो आप जैसे आपने रिसीव किया, फिर आपकी फैमिली जो पेरेंट्स थे उनको कैसा फील हुआ? उसको तो बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे। और मेरा जो टीचर, कॉलेज का टीचर महाराज, वो भी बहुत खुश थे। जब मैंने भी अपनी आईआईटी में जब अच्छा रैंक हासिल किया था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपनी मम्मी पापा को पहले ये बताऊं, क्योंकि पहला गुरु तो वही होते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पहुँचने वाला है। तो सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि जब आप कोई अच्छा रैंक करते हो तो सबसे प्राउड मोमेंट जो होता है वो आपके पेरेंट्स को होता है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं और अच्छी जगह पे हम लोग एडमिशन लें। तो फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पुटअप करना चाहता हूं कि जब आप एक अच्छा रैंक लेके आए तो अब आपके माइंड में कौन से आईआईटी को प्रिफर कर रहे हैं? आप कौन सा आईआईटी में जाना चाहते हैं? हम तो IIT बॉम्बे में ही जाना चाहता हूँ। कोई खास ऐसा वजह हो IIT बॉम्बे को सेलेक्ट करने का? वहाँ पे तो ऐसे तो प्रोफेसर सब टॉप प्रोफेसर्स है और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और लैब फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैं IIT बॉम्बे ही प्रेफर कर रहा हूँ। पहले से अपने माइंड प्रिपेयर कर रखा है? हाँ जाना। वेरी गुड। ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। यस सर। मैं भी IIT बॉम्बे में जा रहा है। अभी IIT बॉम्बे में देना चाहते हैं। चलिए, वेरी गुड। आपके क्या सोच रहा है IIT बॉम्बे को सेलेक्ट करने का? सेल उधर लैब फैसिलिटी ज़्यादा है, रिसर्च वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, साइंस के बच्चे रिसर्च वगैरह में सोचते क्या? स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में कुछ स्पोर्ट्स वो 11-12 में जब पढ़ा था वो हायर सेकेंडरी में। ओके। लेकिन वहाँ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा मतलब है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी आपका होना चाहिए। चारुमन? तो मैं ऐसे तो आपसे कनेक्ट रहती हूँ हमेशा, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की एंड आपने ध्रुव एकेडमी का कोर्स ज्वाइन किया, तो इस प्लेटफॉर्म तक आप कैसे पहुँचे? मतलब यहाँ किसी ने सजेस्ट किया या फिर मतलब किसके थ्रू आप यहाँ तक आए कि आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया और आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज करके पढ़ा? जब
हमारा कॉलेज के सिलेबस में 3rd सेम में जो ऑर्गेनिक कोर्स स्टार्ट हुआ रिएक्शन का, तो मैंने ऐसे तो यूट्यूब में रैंडमली वीडियो देखता था, तो रैंडमली सर का वीडियो आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो मैंने देखा सर को। उसके बाद वहाँ पे जो नंबर सर का था और उस नंबर को मैंने कॉल किए और उसके बाद ऐप डाउनलोड किए। ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने पसंद लग गई, तो इसलिए मैं जो कोर्स परचेज किए। उसके बाद सब क्लास देखे मैं, बहुत अच्छा लगा सर का जो 0 से हीरो तक जो लेवल, एक से एक लेवल, बहुत अच्छा लगता है। और वो ऑर्गन का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होता था। मेरा दोस्त ध्रुवेद में क्लास करते थे, उसका ही वीडियो देखा तो पसंद आया बहुत। उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो बुक का प्रॉब्लम जो है वो कैरोथा स्क्लेडेन, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं भी ज्वाइन कर रही है। तो कोई लोग रैंडमली पहुंचे हैं ध्रुवेद एकेडमी के पास, कुछ रेफरेंस के साथ पहुंचे हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही कि लोगों ने ऑर्गेनिक पसंद करी। मैंने भी ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं से सीखा और उसको पढ़ाने के लिए मैंने भी कई सारी किताबें पढ़ी। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि मैं समझता हूँ, सब अच्छे टीचर है, मैं सब किसी को खराब नहीं कहता हूँ, सब बढ़िया है, लेकिन एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट है ना, तो वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। तो मैंने भी सोचा कि भाई ठीक है, थोड़ा मेरा अपना भी इंटरव्यू कर लेता हूँ। मैंने किताबों को पढ़ करके कि मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी का कहा, सब कुछ कनेक्शन है, GOC से लेकर के स्पेक्ट्रोस्कोपी तक चीज़ों को कनेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर एक टीचर पढ़ाता है, उसको एक कहानी की तरह लेके चलता है, तो एक माइंड में पूरा चीज़ याद हो जाती है। तो जब मुझे फेस करना पड़ा था, जब मैं अपनी जेम के प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ भी मुझे लगा था कि भैया ऑर्गेनिक लगता है बहुत डिफिकल्ट है। अगर 3-4 टीचर पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग से दे रहे हैं, कनेक्ट करने में मुश्किलात हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने भी, जब मैंने अपना टीचिंग फील्ड में कदम रखा, तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे एक बच्चा उसको कहानी की तरह याद रख सकता है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी बच्चे का तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो पाता है ना। किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, किसी का इनऑर्गेनिक, किसी का फिजिकल। तो बहुत सारे बच्चे मुझे भी पूछते हैं कि सर क्या 3 अगर मुश्किल है, तो कोई अगर मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसको किस हद तक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं तो अपने तरफ से बच्चों को समझाता हूँ, आपने उसको फेस किया अगर है तो थोड़ा अपने बच्चों को थोड़ा गाइड करके बताएं आप। वैसे तो मेरे को ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए इन फ्यूचर ऑर्गेनिक में ही रिसर्च करना चाहता हूँ। और इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा लगता है, पर फिजिकल में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया था कि पहले तो फिजिकली स्टार्ट करूँगा, वीक से पहले स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक तो ऐसे चलता रहेगा, वो प्रैक्टिस, वो तो ऑर्गेनिक तो प्रैक्टिस का ही मामला है, वो रिएक्शंस का खेल है। तो मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाया, उसके बाद रिवीजन, बहुत बार रिवीजन दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के देखो तो लगभग आपने कितनी बार रिवाइज किया होगा, मतलब तो टॉपिक है तो एक रिवीजन था, पर सपोज थर्मोडायनामिक्स और वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हूँ, इसलिए केमिस्ट्री मेरा भी वीक था। तो अच्छा एक कोर्सेस बन रहा है, जिनको ऑर्गेनिक पसंद वो ऑर्गेनिक के साथ बैठे होंगे, सही बात है। अयन जी, आपके साथ जब हुआ कि आपका कोई टॉपिक, आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? स्ट्रॉन्ग तो इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और कब से वीक टॉपिक जो कहते हैं? वीक फिजिकल केमिस्ट्री वीक थी। ओके, यानी फिजिकल थोड़ा परेशान सबको तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया? मैंने जैम का जो आइडिया प्रीवियस ईयर वो एनालिसिस किया, तो कौन सी चैप्टर में वो ज़्यादा जोर देते हैं उसको नोट किया, और फिर उस चैप्टर में जो फार्मूला और इम्पोर्टेंट थ्योरी होते हैं वो भी शॉर्ट नोट किया, और उससे से ही मेरा हो पर फिर फार्मूलाज नोट्स बनाया। मैथ कैसे आता है, कैसे मैथ में मैंने मैथ प्रॉब्लम नेट में जो आता है उसको भी एनालिसिस किया, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका आपने अपना डेवलप। हाँ, वेरी गुड। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी टॉपिक में वीक हैं तो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, क्योंकि आप IIT जैम में किसी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको कोई टॉपिक को
अगर वीक भी है तो उसको टू द पॉइंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप छोड़ करके आप सोचो कि लीव करके चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपकी रैंक डिक्रीज हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो किसी टॉपिक में अगर वीक है, जैसा कि बच्चों ने आपको बताया जो उस चीज से गुजरे हुए हैं, कि जिस टॉपिक में आप अगर वीक होते हैं ना, उसको छोड़िए नहीं, उसमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। जैसे बताया अयान ने कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूलाज बनाने हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस ज्यादा कर सको। प्रैक्टिस ज्यादा करने से आपको थोड़ा हिम्मत तो मिलेगी, डर थोड़ा खत्म होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसको अच्छा कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से कि आप लोग अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, कैसे स्टडी करी, एक दिन में कितने घंटे पढ़े आप? तो ये मेरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम टाइम पर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं कॉलेज में, तो वो मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। हमारा जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत एडवांस है और वो जैम बेस्ड है, तो वहाँ से भी बहुत हेल्प मिला। और उस सिलेबस को पढ़ने के बीच बीच में हम शॉर्ट्स नोट्स बनाए हर चैप्टर को, और उसको पढ़ने लगे। और टाइम के पहले तो 10:30 से 4:30 तक हमारा कॉलेज चलता है, और सुबह 1.5-2 घंटे तो पढ़े के ऐसे मिल जाता है। उसके बाद शाम में 3-4 घंटे, मिलजुल कर 10-11 घंटे तो हर दिन में स्टडी होता है। तो ये बहुत हेल्प हुआ एग्जाम में। एंड आपने अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाया सेमेस्टर के साथ, इसको बैलेंस करने कैसे स्टडी? मुझे कॉलेज का जो सिलेबस है और जैम का सिलेबस हमारा एक ही है थोड़ा, और जैम के लिए थोड़ा एडवांस किया था थोड़ा स्टडी, और वो जो बाद में कॉलेज में जब मैंने सर वो जब पढ़ाते थे तब और हेल्प मिलता था। और जो सेमेस्टर के 1-2 हफ्ते पहले वो सेमेस्टर ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लेता था और प्रैक्टिस भी किया था। का जो कॉलेज का जो सिलेबस था वो आपको काफ़ी हेल्प किया है ना? सिलेबस भी काफ़ी है। हाँ, तो ये लेकिन हाँ सर, मतलब कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। वेरी गुड। तो क्योंकि इस बार मैंने जो एक नेट का सवाल देखा था, क्योंकि आप लोग को भी आगे चल के नेट और गेट देना ही है, तो इस बार भी मैंने एक सवाल, जब मैं नेट का सवाल PYQ सॉल्व करा रहा था इस साल का, तो मैंने देखा कि एक सवाल था बर्थ रिडक्शन का, वो सवाल आप लोग को भी करेंगे। तो उसमें जो सवाल आया था, उस सवाल को जब मैं सॉल्व करा रहा था, और बाकी इंस्टीट्यूट ने भी तुरंत डिसीजन दे दिया कि इसका आंसर ये होगा, तो जब मैं उसको सॉल्व करा रहा था मुझे भी लग रहा था कि इसका आंसर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचना पड़ेगा। तो वहीं पे एक बच्चा IIT बॉम्बे से था, उसने बोला कि सर जी, तुरंत उन्हें व्हाट्सअप किया मुझे कि सर हमारे प्रोफेसर ने ये सवाल पहले सॉल्व कराया हुआ है, और उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन मुझे भेजा कि सर इस तरीके का अप्रोच था। तो मैं लाइव क्लास में ही था, सॉल्व करा रहा था, नेट का पेपर खत्म हुआ था, तो मैंने देखा कि वो IIT का जब सवाल उन्होंने मुझे भेजा, और जब मैंने उनको डिस्कस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को उस लेवल के प्रैक्टिस जो है वो स्कूल के कॉलेज के में करवाया जा रहा है। तो अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे अगर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अपने सिलेबस, जो आपका जो अपना सिलेबस है उस पर भी फोकस ज़्यादा करिए। अपने जो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे हेल्प लीजिए। ठीक है, आप कोचिंग कहीं पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे आप मौजूद है उस सिलेबस का आप जरूर से जरूर एक फ़ायदा उठाइए। केवल सेमेस्टर पास करने के लिए मत पढ़िए, वहाँ का जो सिलेबस है, जैसे इन बच्चों ने उन सिलेबस को पढ़ करके अपनी जैम की प्रिपरेशन को और बूस्ट किया। तो जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी सेमेस्टर में हैं, तो केवल सेमेस्टर क्वालिफाई करने के लिए अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सेमेस्टर के एग्जाम में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है उसको एज अ जैम के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना? एक छोटा सा बात और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पढ़ाई करते वक्त ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। आजकल ये फ़ोन है तो यूट्यूब चला लिए, रील्स देख लिए, मतलब कुछ बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। जो पूरी तरीक़े से डायरेक्टेड है उनका तो चलो समय बिल्कुल फोकस होके कटता है, लेकिन जो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो आप लोगों ने उसको कैसे टैकल किया, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो? हाँ, हुआ तो है, पर एक्चुअली हम तो मिशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए सुबह और शाम में हमारा प्रेयर होता है।
तो ये बहुत मायने रखता है भगवान के पास जाके प्रेयर जो होता है। और तो ये डिस्ट्रक्शन फ्री रखता है। डिस्ट्रक्शन तो हुआ है पर ये हेल्प किया है हमारा ये सब। में आपके साथ भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ पढ़ाई के साथ साथ, तो आपने उसको कैसे टेकल किया? हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो हुआ है। वो जो बोल रहे थे प्रेयर वो तो होता ही था, और महाराज जी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, इंस्पायर करते थे। महाराज जी के एक्टिव है, वो हर समय बच्चों को इंस्पायर करता है। वो जो होम हॉस्टल वार्डन जो महाराज, हाँ वो हॉस्टल वार्डन को महाराज जी का, हाँ 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 ना, वो महाराज है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वो महाराज हराज जी है। प्रिंसिपल वो हाँ, और मौसम महाराज जी है। महाराज जी इनको कहते हैं। चलो बढ़िया, तो उन्होंने आप लोगों को काफी हेल्प, हाँ हाँ, बहुत इंस्पायर गाइड किया कैसे कैसे करना है ये चीजें तो। वेरी। तो जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है। जब हम अपने अभी उतने मैच्योर हम नहीं होते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके साथ भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने प्रेयर को फॉलो किया, यानी अगर आप इस चीज़ को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर आप अच्छे से करते हैं अपनी डेली रूटीन में, इन बेसिक्स चीज़ों को अगर आप लेकर के आते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। आप अपने आने वाले जो जूनियर्स लोग हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके सही डायरेक्शन में? पहले तो बोलूँगा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। उसके बाद हर चैप्टर को शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट बना के पढ़ना है, और एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले एक फार्मूला बेस्ड शॉर्ट नोट बनाना है। ओनली फार्मूलाज, जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो फार्मूलाज है उसको एक शॉर्ट नोट बनाना है। उसको बारी बारी से हर रोज़ एटलीस्ट 1 टाइम रिवीजन करना है वो जो फार्मूलाज, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा थिंकिंग करने का तो टाइम नहीं रहता, इसलिए वो करना है। और रिसर्च करना है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत क्लियर करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि उनको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब शुरुआत से लेकर के एंड तक जो 1 साल का वक्त होता है उसको कैसे शुरुआत से लेकर एंड तक की जर्नी को थोड़ा शॉर्ट में मुझे बताइए, तो कैसे आप मोटिवेट करें? पहले तो उसको बुक्स, अच्छे बुक्स जो है वो पढ़ना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर ये प्रैक्टिस करना चाहिए चैप्टर वाइज। और फिर वो जो बोल रहे थे जो शॉर्ट नोट बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पे पहले तो वही काम आता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेट, नेट और जैम और अदर्स एग्जाम TIFR, CUET ये भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम आता है, नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो उस प्रेशर को कैसे टैकल किया आप लोगों ने, एंड कैसे एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम था उस ड्यूरेशन में कैसे एग्ज़ाम को सोल्व किया? एग्ज़ाम के पहले तो और एग्ज़ाम के दिन में बहुत प्रेशर आता है, ये तो कॉमन है, नॉर्मल है। पर पढ़ाई तो बहुत की है, एग्ज़ाम से पहले तो बहुत पढ़ाई की है, और एग्ज़ाम का दिन और एग्ज़ाम के पहले दिन और 2-3 दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जो अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है तो गेम खेलो भाई, इसमें खेलना लगता है इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बहुत जो अच्छा लगता है वो करो, एंजॉय करो बस। स्ट्राइज में रहिएगा। जब आप नहीं आएगा तो कृपया करके जिसमें आप अच्छे हैं, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, तो फुल एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम के पहले दिन, 1 दिन पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, बस इधर उधर घूमता रहता था। तो प्रेशर ऐसे तो नहीं है। एग्जाम जो 3 घंटे का पेपर आप दे रहे थे, हाँ, क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आ रहा था, तो आपने उसको कैसे, मतलब कैसे स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी कि क्वेश्चंस को आपने कैसे कैसे सॉल्व किया? जो इजी क्वेश्चन जो है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इस बार के पेपर देने जा रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है ये बात को ध्यान से सुनी, क्योंकि जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया, तो हम लोग भी बताते हैं, टीचर भी बताते हैं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कि ये अभी तुरंत उस पेपर को सॉल्व किया है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जो एक के बाद एक क्वेश्चन आएगा, तो जो आपको बहुत मान लो कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है तो ऑर्गेनिक को पहले करो, और जो क्वेश्चन इजी है उसको पहले करो। जिस क्वेश्चन मैथमेटिकल बेस्ड है, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसको बाद में करो। क्योंकि
उसको करने के चक्कर में जो इजी क्वेश्चन वो भी काफ़ी समय लग जाता है। क्वेश्चन अगर पहले कर लिया तो इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये मन में रखना चाहिए कि एग्जाम को देने समय। आपने अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने वो 3 घंटे कैसे निकाले और किस तरीके से आपने उस पेपर को सॉल्व किया, आपका क्या एक्सपीरियंस? देखिए इस बार तो अनएक्सपेक्टेडली मैथ थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो मेरा पेपर शुरुआत ही मैथ से हुआ। तो मैं समझ गया जो मैथ बेस्ड पेपर है, तो मैथ को मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि इस बार मैं जल्दी में जब मैथ करता हूँ तो वो गलती ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं भी तो इजी क्वेश्चन जो है वो पहले किया, तो फिर बाद में नेक्स्ट में टफ जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता था ना कि इजी क्वेश्चन करने से आपको ये पता चलेगा कि इतने क्वेश्चन मेरे हो गए। हाँ अगर टफ पहले कर देंगे तो इजी के लिए भी टाइम वो वेस्ट होता हाँ यार, ये चीज सबसे वो भी प्रेशर भी कमाता है कोई एग्जाम पे। ठीक है। अब मैं कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? आपने विक्रांत सर से ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, तो थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में मुझे मतलब बताइए, बच्चों तक पहुंचाइए कि आगे अगर बच्चा कोई कोर्स पढ़ना चाहता है तो जिससे होता है कि एक टीचर अपने बारे में कुछ भी कहता हो, लेकिन जो बच्चे उनसे पढ़ के जाते हैं, असली पूंजी कह सकते हैं वो बच्चे होते हैं टीचर के, है ना। अच्छा मतलब टीचर बहुत अच्छा अपना महसूस तब करता है जब उसके बहुत बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो आप आने वाले बच्चों को जो ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करें? क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे भी लगता है कि जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको आसान बनाना है, तो आप क्या गाइड करोगे बच्चों को कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ऑर्गेनिक के रिस्पेक्टिव से? आप बताइए जरा। मन से बोलूँ तो ऑर्गेनिक सीखना है तो DVA ध्रुव वेद एकेडमी मैथ ज्वाइन करना ही है। इसलिए तो सर 0 से हीरो तक कहानी जैसे चीज़ों को आसान कर देता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ बुक्स का सर ने जो बुक्स का रेफरेंस देता है, जो क्लेडेन, कैरोथर्स, जूफिल, वो बुक्स को भी समय मिले तो उसको भी एक बार पढ़ना चाहिए जरूर। थोड़ा समय कम मिल पाता है ना, किताबों को पढ़ने का थोड़ा समय कम मिल पाता है, इसलिए ये होता है ताकि वो उस चीज़ों को सामने आके रखे और अच्छे से उसको लिबरेट कर पाए, टाइम वेस्ट ना। हाँ सर, आपका तो जो पढ़ने का तरीका है बहुत बहुत अच्छा है। सब बुक्स को मिलकर जो प्रॉब्लम है अब सब तो क्लास में करा देते हैं, इसलिए बुक्स में जाने का नहीं का जो लेवल होता था, जैसे जब क्वेश्चंस कराता था, तो मैं एक फीडबैक लेना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है मैं अपना काम करके आता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, इन एक फीडबैक भी जरूरी होता है कि हाँ क्या मुझे क्या, अच्छा ठीक है आप भी बताइए क्या कुछ इम्प्रूवमेंट का मेरा स्कोप है कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ, क्या कुछ कर सकूँ ऐसा, और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है अगर देखा जाए तो? नहीं ऐसे तो ठीक ठाक ही है, पर आपको एकेडमी का फिजिकल और इनऑर्गेनिक का कोर्स वही होना चाहिए सर। ऑर्गेनिक तो है ही, पर फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। और आपके इस बार कितने मार्क्स आए थे ये मुझे बताइए? मेरे मार्क्स आए थे 64.67। 64.67 यस। ओके नॉन में ठीक है। अयान जी आप बताइए, ऑर्गेनिक जो अपकमिंग बच्चे ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट तो वही करता है, क्लास के बाद जो आप टास्क देते हैं वो क्लास के बाद ही करना चाहिए, और जो बुक्स इंटर बुक ना पढ़े तो वो जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास में तो आप बोलते थे कुछ कॉन्सेप्ट, तो वो कुछ नोट करना वो भी टफ था। तो वो बुक्स पढ़ेंगे तो वो अच्छा होगा। DBA से आपको हाँ क्या है? DBA का जो असाइनमेंट और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत अच्छा था। तो दोस्तों ये एक सेशन था जिसमें आपके सीनियर कह सकता हूँ जो आपको गाइड कर रहे थे, जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई होप ये जो सेशन था हमारा, जिसमें हम लोगों ने इनसे बातचीत करी और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमने यहाँ से निकाली, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक डिस्ट्रैक्शंस वाली बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, कोई टॉपिक टफ हो, ये सब बेसिक चीज़ें थी। जिन बच्चों जिनको आगे प्रिपरेशन करना है वो इन सारी बातों को अगर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली उनका रैंक जो है, जो अपना सपना है किसी IIT में पढ़ने का, वो अच्छा हो सकता है। जैसे कि हम लोगों का तो स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए होता है,
तो आपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, कैसे की फिजिकल इनऑर्गेनिक की? मेरे एक फ्रेंड ने तो जे केमिस्ट्री का वो जो कोचिंग लिए थे उसके साथ शेयर करके मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल का नोट्स बनाया और वो सब कंप्लीट किए थे। और ऑर्गेनिक तो आप अभी से, और जो हमारा फ्रेंड्स है वो भी बहुत हेल्प किए। ये जो स्टडीज को आप प्रिफर करते हैं या सेल्फ स्टडी? ग्रुप स्टडी को तो प्रेफर करते हैं, पर हमारे तो ऐसा तो नहीं हुआ ग्रुप स्टडी, ज़्यादा तो नहीं हुआ। सेल्फ स्टडीज सेल्फ स्टडी ज़्यादा है, पर वो जो प्रैक्टिकल वाला प्रैक्टिकल और जो बच्चे जो हमारा फ्रेंड्स जो फिजिकल ज़्यादा जानते हैं तो उसके पास मेरे जो प्रॉब्लम होता है उसके पास जाते हो। हाँ, जो और मेरे ऑर्गेनिक और उनको हाँ उसको समझा देता है। गिव एंड टेक पॉलिसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक तो हमारे कॉलेज का जो सर जो क्लास नोट देते थे और जो पढ़ाए थे उसमें सफिशिएंट है, और बुक्स पढ़ी है मैंने, वो जो हुई एच के और जेडीली। हाँ, क्योंकि जेडीली से ही वो ब्लॉक केमिस्ट्री जो वो एग्जाम पे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है उसमें। और फिजिकल सर क्लास में जो बताया था, यूट्यूब में थोड़ी बहुत 1-2 लेक्चर देखता हूँ। और जो रूममेट्स तो है ही, रूममेट और जो अदर मेरा दोस्त है, हाँ उससे भी हेल्प मिलता है। मतलब आप एक तरीके का मतलब कल्चर जो बनाया कि दोस्तों के साथ रह करके इन चीज़ों को अच्छा वो मास ग्रुप स्टडी नहीं, बट 2-3 वो अपने जिसमें हम कंफर्टेबल फील है। हाँ 2-3 मिलते हो, बातें रहती हाँ ही थोड़ी है तो वेल चलिए ठीक है। तो थैंक यू, बच्चे मुझसे जुड़े और काफ़ी अच्छा लगा ये सेशन करके। आई होप इस सेशन से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है और आगे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू बाबू, थैंक यू।